अच्छा जी, बात वही है जहां से हमने डिसकंटिन्यू की थी कि ये बात हो गई। अब देखिए यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि सर ये ट्यूमर साइज जो है इस बाउंड्री के बाद, इस बाउंड्री के बाद हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है 1 आ रहा है, मतलब इसका जो क्लास आ रही है 1 आ रही है। मेरी बात यहाँ तक समझ में आई है? अगर तो फर्स्ट कर लें कि ये डेटा साइड में हमें थोड़ा बहुत मजीद पॉइंट मिल जाते हैं। डेटा साइड में, डेटा सेट में हमें थोड़े बहुत मजीद पॉइंट मिल जाते हैं पॉजिटिव क्लास के। मतलब क्या है? डेटा सेट ऐसा है कि अब आपको मजीद 1 के पॉइंट मिल जाते हैं। 1 के पॉइंट इस तरह से मिलते हैं कि आप आगे बढ़े थोड़ा सा। ये देखें, आपको एक पॉइंट ट्यूमर साइज, देखिए ट्यूमर साइज की कोई लिमिट तो हो नहीं सकती है, उसका बड़ा है। यहाँ कोई ट्यूमर साइज मिलता है, उसको नेगेटिव पॉजिटिव क्लास मिल जाती है। मतलब क्या है? मेरा पॉइंट ये देखें, यहाँ आपको एक क्लास मिल जाती है, यहाँ आपको एक क्लास मिल जाती है ट्रेनिंग की। अब आपसे कहा जाता है दोबारा से अपने मॉडल को ट्रेन करें, ऐसा ही है ना? इस मॉडल को देखते हुए अगर आप इस पर लीनियर रिग्रेशन जबरदस्ती लगाने की कोशिश करेंगे तो अब आपकी लाइन कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। सही कह रहा हूं? अब आपकी लाइन ऐसी हो जाएगी अगर आप लीनियर रिग्रेशन फिट करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखें क्लियरली, तो अब आपका डेटा जो है वो मतलब अगर बढ़ गया है तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो गई है, क्योंकि अब आपका डेटा अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं आपको मिसाल देता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये देखिए इसमें है ही। तो यहां पर अगर एक पॉइंट और आ जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट कहलाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आसान तो नहीं है लेकिन समझ में आने वाला है। वी कैन सी अवर डायग्राम दिस दस रिजल्ट जो हमने ये सारी बातें कर ली जो इसमें लिखी हुई। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम इसके लिए कोई फंक्शन डिजाइन करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर 0.5 से बड़ी वैल्यू हो y की तो आप उसे क्या कह दो? 1 कह दो। अगर 0.5 से छोटी वैल्यू y की तो आप क्या कह दो? 0 कह दो। तो ये बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है सबके? ये पर्पल वाली लाइन पे अगर 0.5 से बड़ा नंबर आए तो मलिग्नैंड को 1 बता दे, और अगर पर्पल में 0.5 से छोटा है तो मलिग्नैंड को 0 बता दे। लेकिन फर्स्ट करें, आपकी डेटा सेट में 2 पॉइंट यहाँ ऐड हो जाते हैं जो कि मैंने अभी बताया आपको, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब आपने ये लाइन ड्रॉ की, ये नया फंक्शन आ गया। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं इसको एक्सिस को बढ़ा दूं तो यहां तक 0.5 लाइन अब यहां तक आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इस बाउंड्री से इस तरफ जो लोग होंगे उसको आप 1 बताएंगे, और इस बाउंड्री से इस तरफ जो लोग होंगे उसको आप क्या बताएंगे? 0 बताएंगे। क्या मेरी ये बात समझ में आई? मैं नी लाइन की बात कर रहा हूँ, रेड वाली की। तो इस बाउंड्री से इस तरफ जो लोग होंगे उसको आप बताएंगे 0, जबकि यहाँ के जो लोग थे उनका ओरिजिनल ट्यूमर का मैलिग्नाइन 1 आ रहा था। क्या ये बात समझ में आ गई? रिजल्ट खराब हो गया। इसका मतलब क्या है कि लीनियर रिग्रेशन नॉट डूइंग अ सुटेबल जॉब फॉर मी। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि लीनियर रिग्रेशन हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब हम लीनियर रिग्रेशन यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो हमें कोई ऐसा फंक्शन चाहिए, हमें कोई ऐसा फंक्शन चाहिए कि जिसकी वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन रहे, किसी भी एक्स पर किसी भी। तो उस फंक्शन का जवाब है हमारे पास क्या? सिग्मॉइड फंक्शन। एक फंक्शन है सिग्मॉइड फंक्शन कहलाता है वो मैं सिग्मॉइड फंक्शन क्या है आपको दिखाता हूँ तो आपको याद आ जाएगा, और फिर हम उसको बात कर लेंगे। ठीक है, ये फंक्शन है सिग्मॉइड फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर लिख सकूं तो ये फंक्शन है 1/1 प्लस, बल्कि 1/1 प्लस e टू द पावर
माइनस जेड. व्हाट इज जेड? लेट मी क्लियर. जी ऑफ जेड. देखिए जब भी कोई फंक्शन होता है ना तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं ब्रैकेट में कि जी इज अ फंक्शन ऑफ जेड. मतलब ये जी जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? जेड पे. और ये जेड क्या है? ये जेड बेसिकली क्या है? ये जेड है हमारे पास वही जो आपके पीछे चल रहा है काफी अर्से से, थीटा ट्रांसपोज एक्स. मतलब अगर मैं यहाँ पर ट्रांसपोज लिख दूं तो जेड मेरा क्या है? थीटा ट्रांसपोज एक्स. अब आप बोलेंगे सर ये क्या हुआ? मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए. देखें z क्या है? z किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. z किसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उस लाइन को हमने इस फॉर्मूले में फिट कर दिया एक्सपोनेंशियल की पावर. अब ये एक्सपोनेंशियल की जो लाइन बनी है इसका बिहेवियर क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन पीछे जरा एक मिनट के लिए जाएंगे हम लोग. ये देखिए z क्या है? थीटा ट्रांसपोज एक्स. इसका मतलब है अगर x एक है तो थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स हो गई. अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज को बार बार समझाने की जरूरत नहीं है. क्या मैं सही समझ रहा हूं ये बात कि मुझे ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है आपको? अब मैं ये चीज दोबारा नहीं समझाऊंगा कि थीटा ट्रांसपोज एक्स क्या होता है. अगर एक्स एक फीचर है तो थीटा ट्रांसपोज एक्स आपको पता है. अगर दो फीचर है तो आपको पता है. तीन फीचर है तो आपको पता है. तो आप सबको ये पता है कि थीटा ट्रांसपोज एक्स कैसे निकलता है. उसका तरीका क्या है सबको पता है बात. इसमें कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए. अगर किसी को नहीं पता तो उसको अब लेक्चर रिवाइज करना चाहिए. ठीक है. सबसे पूछ रहा हूं मैं कि थीटा ट्रांसपोज एक्स वही है जो आप पीछे पढ़ के आए. अगर एक फीचर है तो दो थीटा होंगे. अगर दो फीचर है तो तीन थीटा होंगे. इसको मैं कह रहा हूं जेड. जी इसको मैं क्या कह रहा हूं? जेड. ये बात समझ में आ गई? इस जेड को उठा के इस फॉर्मूले में इस जगह पे मैं फिट कर रहा हूं. किस जगह पे? इस जगह पे. बाकी पूरा फॉर्मूला सिग्मॉइड का है. सिग्मॉइड का फॉर्मूला होता है 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जेड. माइनस लगा हुआ है थीटा ट्रांसफर. जो भी ये कैलकुलेशन होगी वो यहां पर आगे फिट हो जाएगा. और इस फंक्शन का बिहेवियर क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. मुझे इसकी जरूरत क्यों पेश आई? मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए बेटा जिसकी वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन आती है. अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ के आया हूं कि मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए कि जिसकी वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन आती हो. यही पढ़ के आया ना. तो ये सिग्मॉइड फंक्शन मेरे सवाल का जवाब है. इस सिग्मॉइड फंक्शन का बिहेवियर ये है कि यहां पर आप कुछ भी पुट कर दें, कुछ भी, कोई भी नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर पुट कर दें, इसका रिजल्ट 0 और 1 के इन बिटवीन आता है. जिस तरीके से आप साइन में कोई वैल्यू पुट करते हैं तो आपका आंसर 1 से बड़ा नहीं आता. इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल इस फॉर्मूले के अंदर जब आप कोई भी नंबर पुट करेंगे, वो कोई भी नंबर हो, इसका जो आंसर आएगा वो 0 और 1 के इन बिटवीन आएगा. गॉट इट? सबको समझ में आ गई ये बात कि इसका जो आंसर है वो 0 और 1 के इन बिटवीन आता है. हम इसको दिखा भी सकते हैं आपको, उसमें मसला नहीं है. ठीक है. तो मैं आगे बढ़ रहा हूं. ये देखें यहाँ लिखा हुआ है. ये लिखा हुआ है देख रहे हैं. ये वही फॉर्मूला है. आप थीटा ट्रांसपोज एक्स लिख लें यहाँ पर या जेड लिख लें, एक ही बात. इसका जो बिहेवियर है वो बड़ा क्लासिकल है. वो मैं समझा तो चुका हूं, लेकिन ग्राफिकली देख लिया. ये बिहेवियर है इसका. ये देख रहे आप. इसका बिहेवियर ही यही है. ये मैंने नहीं डिजाइन किया. ये इसका बिहेवियर है. मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे जेड है और वाई एक्सिस पे क्या है? जी ऑफ जेड. मतलब क्या है? ये एक्स एक्सिस पे ये है और वाई एक्सिस पे क्या है? ये. तो इसका बिहेवियर ये है कि इसका आंसर 0 और 1 के इन बिटवीन आता है और 0.5 पे कट करता है 0 पे. मतलब क्या है कि अगर मैं इस जगह पे 0 पुट कर दूं, इस जगह पे 0 पुट कर दूं तो ये आंसर आएगा 0.5. इस जगह पे अगर मैं 0 पुट कर दूं तो इसका आंसर आएगा 0.5. अगर मैं इस जगह पे 0 पुट कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.5. क्या ये मेरी बात समझ में आई? अभी तो मैथ्स है ना, इसमें हम बात ही नहीं करेंगे कैसे. ये तो मैथ्स से फॉर्मूले पुट करके देख सकते हैं. तो इसका मतलब है जब 0 पे होती है जेड की वैल्यू तो ये वाई एक्सिस पे 0.5 से क्रॉस करता है. यहां तक समझ में आ गई ये बात? ये इसका बिहेवियर है. क्या इसके ब्लॉक पे जब मुझे ये पता चल गया कि सर ये फंक्शन कभी भी 1 से बड़ी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, 0 से छोटी नहीं करेगा, तो क्या मैं इसको यूज करते हुए, दो चीजें हैं, बेटा एक बात सुन लीजिएगा गौर से. जेड है एक्स एक्सिस पे, तो मैं आपसे ये जो भी बातें कर रहा हूं मैं जेड के लिए नहीं कर रहा, मैं वाई के लिए बात कर रहा हूं जहां पर क्या है? जी ऑफ जेड. तो प्लीज मेक इट क्लियर, कि मैं वाई की बात कर रहा हूं, मैं जेड की बात नहीं कर रहा. मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं. तो वाई एक्सिस का आंसर कभी 0 से कम नहीं आएगा. क्लियर? ना कभी भी 1 से बड़ा आएगा.
क्लियर? सिर्फ वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, जितनी देर से कर रहा हूं। z कुछ भी हो, चाहे वो 0 से बड़ा हो चाहे 0 से छोटा हो, हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वाई एक्सिस पे हमेशा 0 और 1 के दरमियान में आंसर आता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूं, क्या मैं आपको कह सकता हूं कि भाई जब भी, अब मैं यहां पर अपना फंक्शन बना सकता हूं। फंक्शन क्या होता है कि वो कैटेगराइज करे 0 1 में। तो मैं कहूं जब भी y की वैल्यू, मतलब g ऑफ z की वैल्यू 0.5 से बड़ी हो तो 1 बता देना, और जब भी z की y की वैल्यू 0.5 से छोटी हो तो क्या बता देना, 0 बता देना। अब ये फंक्शन समझ में आ रहा है कि जब भी मेरा g ऑफ z 0.5 से बड़ा हो, जब भी मेरा g ऑफ z 0.5 से बड़ा हो तो मैं इसको 1 असाइन कर दूं क्लास को, और जब भी मेरा g ऑफ z 0.5 से छोटा हो तो मैं इसको 0 असाइन कर दूं। क्या ये बात सबकी समझ में आ गई? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इफ g ऑफ z इज ग्रेटर देन 0.5 डिसाइड 1 क्लास 1, ऐसे लिख सकता हूं? ऐसा ही है, लिख सकता हूं, लिख सकता एल्स 0, या आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कर दें, बराबर भी कर दें, एल्स क्लास। सबको समझ में आ गई ये बात? लेकिन क्या ये बात मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? क्या बल्कि इधर तो नहीं, इधर देखें, क्या इसी बात को मैं, वो कहते हैं ना कि दूसरी तरीके से लिखते हैं, क्या मैं y को इग्नोर करके ये बात z के रिस्पेक्ट से कर सकता हूं कि अगर z की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्लास 1, अगर z की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्लास 0। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर z की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्लास 0, सॉरी क्लास 1, अगर z की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्लास 0। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर z की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्लास 1, अगर z की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्लास 0। क्या ये बात सही है या गलत है? अच्छा, सेंस जब बनता है तो हमें समझ में आ रहा होता है वरना सेंस नहीं बनता। मैं सही बात कर रहा हूं, ठीक है? आपकी समझ में आ रही है? तो हम अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर आप जो भी बात कर रहे हैं वो इस तरह से भी कर लें आप, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। इफ बेटा जिसकी भी समझ में ना आए प्लीज बता दीजिएगा, ऐसा ना हो कि कहानी खत्म होने के बाद पूछ रहा हूं कि वो कौन थी। जी, अगर मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से बात करूं, मैंने पास नहीं किया, देखिए मुझे एक बात बताएं, z अगर 0 से बड़ा होगा तो g ऑफ z क्या आएगा, 0.5 से बड़ा, ऐसा ही है? अगर z 0 से बड़ा होगा तो g ऑफ z 0.5 से बड़ा आ रहा है, और अगर 0.5 से बड़ा होता है तो हम क्या कहते हैं, उसे 1 कहते हैं। तो मैंने एक इनडायरेक्ट रिलेशन बना दिया कि z अगर 0 से बड़ा हो तो क्लास 1 है। दो स्टेप की बजाय एक स्टेप में आपको बात समझा दी कि z से g ऑफ z निकाल के डिसाइड करो या z से डायरेक्ट डिसाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कह रहा हूं गलत? तो आप z को फॉर्मूले में पुट करें, फिर g ऑफ z निकालें, फिर डिसाइड करें, डायरेक्ट भी आप z की वैल्यू को देख के डिसाइड कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि ये पॉइंट समझ में सबकी आ गया होगा, ऐसा ही है? अब बस वही वाली बात है कि जब आपके पास दो क्लासेस होती हैं तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी देखिए इन्होंने एग्जांपल दी है कि व्हेन अवर हाइपोथेसिस आउटपुट द नंबर who treat the value of estimated probability that y is equal to 1 output है। देखिए इसका मतलब ये है कि if x is a feature vector, जिसमें फीचर वेक्टर x नॉट की वैल्यू 1 और फीवर साइज है दूसरा,
अगर हाइपोथेसिस आपका 0.7 आ रहा है तो इसका मतलब ये है, अगर देखिए आपकी y की वैल्यू 0.5 से बड़ी आ रही है, फर्स्ट करिए 0.7 आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि यार हम श्योर है कि 70% चांसेस है ट्यूमर के मैलिग्नाइन होने के। देखिए बेटा, जिंदगी में जब आपके पास सिर्फ दो क्लास, अगर आपके पास सिर्फ दो क्लासेस हैं तो आप प्रोबेबिलिटी निकालने होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी नंबर की सूरत में होती है, तो नंबर की सूरत में जब आप क्लास में से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 100% नहीं आती, लेकिन आप ये बोलते हैं कि 80% आ रही है, तो इसका मतलब है यार मैं 80% श्योर हूँ। लेकिन अगर 20% आ रही होती है तो आपका मार्जिन 0.5 का ही रहना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 20% का मतलब है ये क्लास 0 है, 50 से ऊपर है तो मैं, हर जगह यही होता है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, राउंड ऑफ करने के अंदर सब जगह यही रूल है जहां पर बाइनरी क्लासिफिकेशन होगी। देख रहे, tells the patient they have a 70% chance of a tumor being malignant. Got it? अच्छा, इसको लिखने का तरीका ये, इसको लिखने का तरीका क्या है ये देखें, ये हाइपोथेसिस है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं। देखिए जब भी ना आपने स्टैट्स पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने बहुत पहले पढ़ ली होगी, कुछ लोगों ने अभी पढ़ी होगी, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत सारी तरह की होती है। एक होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल। अब इस कंडीशनल के अंदर भी कहानियां होती है अलग अलग कि आप जो है वो इसको पोस्टीरियर पढ़ना है, लाइक्लीहुड पढ़ना है, लेकिन ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। इसका मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसको पढ़ते कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब ए के अंदर भी अगर दो क्लासेस हैं तो मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 गिवन बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 गिवन बी। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, हाइपोथेसिस है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज x एंड थीटा, मतलब दो फीचर्स गिवन है x और थीटा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 गिवन x एंड थीटा। समझ में आ गई ये बात? अब अगर फर्स्ट कर लें इसकी दूसरी प्रोबेबिलिटी को मैं निकालूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 0 गिवन x कॉलन थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब आप ये निकाल लें और ये निकाल लें, अगर आपने ये निकाला और ये निकाला, जो प्रोबेबिलिटी बड़ी आ रही है आप उसकी फिगर में चले जाते हैं। जब भी बाइनरी क्लासिफिकेशन होती है तो सिर्फ इसका मतलब ये होता है कि दुनिया में सिर्फ वही दो क्लासेस एग्जिस्ट करती है, या तो 1 होगा या 0 होगा, मतलब या तो मैलिग्नाइंट होगा या नहीं होगा, कोई तीसरी चीज नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपकी क्लास में क्या रूल है, या तो आप पास होंगे या फेल होंगे, तीसरी चीज नहीं है। या तो आप क्लास में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तीसरी चीज नहीं है। तो इसी तरीके से या तो 1 होगी या 0। अब अगर 1 की प्रोबेबिलिटी 70% आ रही है तो क्या मुझे निकालने की जरूरत है? स्टैट्स का बेसिक रूल यही है ना कि तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के बराबर होता है। तो अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, 30 होगा, सही है ना? जब आपके पास सिर्फ दो तरह के इवेंट्स होते हैं, दो तरह की क्लासेस होती हैं, तो आप सिर्फ एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो दूसरी की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है अगर मैं y इक्वल टू 1 गिवन x पैरामीटराइज्ड बाय थीटा, तो मुझे दूसरे वाले की निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक कोई सवाल है किसी का तो बता दीजिए, कोई भी सवाल हो। अभी बहुत लंबी कहानी है इसकी लॉजिस्टिक की, इसमें भी कॉस्ट फंक्शन आएगा, इसमें भी ग्रेडियंट डिसेंट आएगा, इसमें भी बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी तो ये लंबा चलेगा टॉपिक। ये देखिए मैं बता रहा था आपको, ये चीज आ गई है यहाँ पर कि सिंस दिस इज द बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क वी नो y इज इक्वल टू 0 और 1 सो वी फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कि इन दोनों का सम 1 आना चाहिए, अगर एक पता तो दूसरा निकाल सकता है। क्लियर? ये सब बता चुका हूं मैं, ठीक है, ये वाली चीज बता चुका हूं। तो आप z के बिहाफ को भी डिसाइड कर सकते हैं, आप g ऑफ z के बिहाफ को भी डिसाइड कर सकते हैं। आप चाहे जब ग्रेड में z की वैल्यू को कोई भी पुट करके देखें 0 से बड़ी, मतलब 1 अपॉन जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था पीछे, ये जो है ये जो थीटा ट्रांसपोज x है, इसकी अगर डायरेक्ट हम z सपोज कर लें तो इसकी जगह पे कोई भी नंबर पुट करके देखें जो 1 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तो आपका आंसर जो 0.5 से बड़ा है। सो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं।
ये देख लें, ठीक है। सो इफ z इज पॉजिटिव, g ऑफ z इज ग्रेटर देन 0.5, ठीक है, ये बात है सारी। यहां तक कोई सवाल है किसी का तो बता दीजिए। कोई सवाल है? अच्छा, एक दो चीजें हैं प्रोजेक्ट के हवाले से। बेटा देखिए, मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह से आप लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन मेरी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि पिछले हफ्ते जो है ना आप लोगों का प्रोजेक्ट का प्रपोजल पिछले से पिछले हफ्ते सबमिट हो जाना चाहिए। मैंने कल रात भी देखा है, तो अभी तक 34 स्टूडेंट्स ने सबमिट किया। फेसबुक का ग्रुप बना हुआ है, उसमें अनाउंसमेंट हुई है, जब आप किसी क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं या कोई क्लास आप मिस करते हैं तो फेसबुक के ग्रुप में पिछली क्लास की बातें होती है, रिकॉर्डिंग देखते हैं आप लोग। तो अभी भी 12-14 बच्चे ऐसे हैं तकरीबन कि जिन्होंने प्रोजेक्ट प्रपोजल तक सबमिट नहीं किया। तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो कितना सीरियस है। जब आप इस तरह से इतना सीरियस हैं तो सोचो फिर कि मैं फिर कितना सीरियस हो सकता हूँ। अगर मैं, जब आप किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं है तो ये वाली कहानी तो है ही नहीं आप कि सर उसके ग्रुप में 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, ऐसा मसला है वैसा मसला है। तो इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लें। 3 नंबर तो कट चुके हैं, जिन लोगों ने कल रात तक भी सबमिट नहीं किया मैंने उनके 3 नंबर तो काट दिए, ठीक है। अब आपकी आगे मर्जी है, आगे के टास्क आप लोग करते हैं नहीं करते। तुम्हें भी एक हफ्ता हो गया उसामा, तुम्हें भी एक हफ्ता हो गया क्लास लेते हुए, तुम्हें कम से कम मुझसे पूछ लेना चाहिए। मैंने इसीलिए कुछ नहीं बोला था किसी को कि चले सही है, कोई रीजन होंगे, एक हफ्ता मैंने लेट कर दिया, लेकिन फिर भी यार 2 हफ्ते हो गए अब तो। खैर, मैं आपको ना एक असाइनमेंट दूंगा लॉजिस्टिक पढ़ाने के बाद। आप जब वो असाइनमेंट करेंगे, कोडिंग का असाइनमेंट है, तो आपको अंदाजा होगा कि प्रोजेक्ट उस तरह का नहीं होना चाहिए। जब भी मैं अभी तक आप में से किसी से ना प्रोजेक्ट से बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, आपका प्रोजेक्ट उस असाइनमेंट से हल्का होगा। अगर ऐसा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं। थोड़ा ना काम होना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर। क्लास प्रोजेक्ट का मतलब यही है। अगर आपने सिर्फ लाइब्रेरी यूज करके काम करना है तो सुभान अल्लाह, फिर मैं और आप में फायदा क्या। मुझे तो आता नहीं है, लेकिन आपको तो बहुत कुछ आता है, तो आप तो काम कर सकते हैं ना। तो इस पर मुझे बात करनी है, लेकिन मैं 6 वीक की बात करूंगी। सबसे बात करनी है, इंडिविजुअल बात करनी है, बाकायदा मीटिंग, फेस टू फेस बात करनी है, सिटी में।